Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. So today we have lecture number 5 and in this lecture we are going to talk about the immune system disorders. तो हम लोग अभी रन कर रहे हैं इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। अभी इम्यूनिटी ही पूरा पढ़ रहे हैं और 5 लेक्चर हो चुका है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लाइफ में कभी भी ये अगर चैप्टर पढ़ते हो तो एकदम टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। हर वर्ड्स के बारे में पता रहे, इसलिए मैं थोड़ा इम्यूनिटी को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो हम लोग इम्यूनिटी का जो 3 इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करें। अगला लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। बेसिकली वो चीज मैंने इसमें नहीं पढ़ाया था, जेनेटिक्स में नहीं डिस्कस किया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में उसमें डिस्कस नहीं किया था, बट इसमें मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तो अगर वो वाला पार्ट यहाँ पर में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरा जेनेटिक्स का लेक्चर भी पड़ा हुआ है, अगर कोई देखना चाहता है जेनेटिक्स को अच्छे से समझना चाहता है एकदम कॉन्सेप्चुअल वे में तो जा सकता है। बाकी रटने के लिए तो बहुत कुछ है, रट भी सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी देखो कि सबसे पहले हमारा डिसऑर्डर है एलर्जी। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी जो क्वेश्चंस आते हैं और कौन से पे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आते हैं और मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलर्जी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलर्जी के बारे में, ठीक है। तो एलर्जी एलर्जी क्या है? कभी मान लो तुम कुछ दूसरे एक नए प्लेस पे जाते हो तो अचानक से तुम्हें क्या स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर खांसना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अपने आप सही हो जाते हो, ठीक है। उसका सिम्टम्स फिर तुम्हें नहीं दिखता। क्या तुम्हें ऐसा हुआ है क्या? ठीक है, हुआ होगा, मोस्टली लोग को हुआ होगा। तो ये क्या होते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसके कारण ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मान लो ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, या तो पॉलन ग्रेन हो सकता है, या फिर माइट्स होगा, या डस्ट हो सकता है। ये सब क्या हो सकता है, ये सब के कारण एलर्जी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब एलर्जी ऐसा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? एलर्जेंस। एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? एलर्जी में ही क्या आता है, एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जी में क्या आता है, एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जी का जो कॉज होता है जिसको बोलते हैं एलर्जेंस, ठीक है। तो एलर्जेंस इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली एलर्जी का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेसिकली एलर्जी का डेफिनेशन ऐसा होता है, ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, और वो भी कौन सा रिस्पॉन्स होता है, एग्जाग्रेटेड। कौन सा रिस्पॉन्स होता है, एग्जाग्रेटेड। एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का। कुछ एंटीजन, ये एलर्जेंस लाइक क्या है, एंटीजन्स है, ठीक है। तो वही एंटीजन जो हमारे एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एंटीजन जो क्या, जिसके अगेंस्ट में क्या होता है, एलर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जी होता है। तो देखो, अब इसमें एक चीज और आता है कि कौन, तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एंटीजन का बात करा है, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा काम आएगा? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आईजीई, एलर्जी, देखो इसे बोलते हैं एलर्जी, तो इसे क्या याद रख सकते हैं, आईजीई, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो कौन सा एंटीबॉडी यूज होता है, आईजीई, ठीक है। अब एलर्जेंस का एग्जाम्पल मुझे बताओ, एलर्जेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि माइट्स हो सकता है, ठीक है। माइट्स में क्या, डस्ट में माइट्स हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, एनिमल डैंडर्स। ये तुम्हें ना एनसीईआरटी में बहुत आसान भाषा में लिखा होगा, और मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं।
ठीक है, बहुत आसान भाषा में एलर्जेंस लिखा रहता है, उसमें दिखा रहता है, क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलर्जेंस। ठीक है, ये सारा ऑप्शन में देगा, एक चीज, एक बहुत ही डिफरेंट माइन्यूट सा चीज देगा जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको पढ़ के जाना। ठीक है, सिम्टम। अब एलर्जी का सिम्टम्स क्या आ सकता है, इसका बताओ कि एलर्जी का सिम्टम्स क्या आ सकता है। सिम्टम्स, एलर्जी का सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका सिम्टम्स आता है स्नीजिंग। ठीक है, छींके आती है, छींके आने के बाद क्या होता है, हमारा आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। ठीक है, वाटरी आईज बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, वाटरिंग आईज, उसके साथ हमारा नाक बहना भी ये स्टार्ट होता है, रनिंग नोज। ठीक है, एंड सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये सब सारा इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनली अगर सेल्स में जाके देखते हैं कि हाँ भाई सेल्स में क्या हो रहा है, क्यों एलर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ ये स्नीजिंग हो रहा है, वाटरी आइज हो रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, तो ये सब क्या हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए देखो, जिसको लिखना है ये इसको लिख ले, मैंने ये सारा चीज डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ये लास्ट का 2 पॉइंट है, ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा मास्ट सेल है वो एक्टिव होता है। कौन सा सेल एक्टिव होता है, हमारा मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल ही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही रिस्पॉन्स सारा क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जी। तो मान लो कोई एलर्जेंस आया, ठीक है, कोई एलर्जेंस आया, अब ये एलर्जेंस क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने के लिए क्या बोलेगा, सबसे पहले बी सेल्स को बोलेगा ए जाओ, ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, आईजीई का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये आईजीई ये तुम्हारा है एंटीबॉडी। ठीक है, ये तुम्हारा है एंटीबॉडी, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं आईजीई रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, आईजीई रिसेप्टर। ठीक है, और तेरा ये आईजीई एंटीबॉडी है, तो ये इस पे जाके क्या होता है, फिट हो जाता है। ठीक है ना, अब ये इस पे जाके क्या हो रहा है, फिट हो जा रहा है। अब ये फिट हो जा रहा है तो देखो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये एंटीबॉडी इस पे जाके फिट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मास्ट सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मास्ट सेल को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास्ट सेल एक्ट लाइक एज सेंसिटाइज्ड सेल। ठीक है, अब ये सेंसिटाइज हो गया क्योंकि इसमें क्या है, एंटीबॉडी आके फिट हो चुका है। अब एंटीबॉडी आके फिट हो चुका है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, जो एलर्जेंस आता है उसके कारण अब क्या सिक्रीशन होता है, अब मास्ट सेल क्या करेगा, हिस्टामीन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, हिस्टामीन का सिक्रीशन करेगा, सेरोटोनिन का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, दूसरा सिक्रीशन करेगा ये हिपेरिन का। ठीक है, तो ये सब सिक्रीशन करता रहता है। तो ये सब सिक्रीशन के कारण ही क्या फॉर्मेशन होता है, क्या रिलीज होता है, क्या कॉज होता है, एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी आता क्यों है, हिस्टामिन के कारण। अगर बताओ एलर्जी को रोकने के लिए हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए क्या दे सकते हैं, एलर्जी को रिड्यूस कर कैसे कर सकते हैं, एलर्जी को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एलर्जी को रिड्यूस कर दे, या तो हिस्टामिन निकल रहा है तो एंटी हिस्टामिन दे देंगे, है ना, एंटी हिस्टामिन दे देंगे, या इसको एड्रीनलिन दे देंगे। ठीक है, या इसको एस्ट्रॉइड दे देंगे। ठीक है, तो ये सब के कारण क्या होता है, एंटीबॉडी का रिलीज, मतलब एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एलर्जी का क्या क्या कॉज है। तो ये सारा अभी पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया हूँ ये आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा, तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो जो कंट्री ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं ना, जहाँ पे ज्यादा डस्ट वगैरह होता है तो अस्थमा होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट। तो अस्थमा क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है,
इसमें क्या होता है, लंग्स में एलर्जी होता है। जब कोई एलर्जन हमारे बॉडी में, जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या एलर्जन एंटर कर जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब के कांटेक्ट में आने के कारण उसका जो स्पाज्म प्रोड्यूस कर देता है। किसमें स्पाज्म होता है, स्मूथ मसल, जो ब्रोंक्यूल्स के वॉल पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, इसमें स्पाज्म प्रोड्यूस कर देता है। और स्पाज्म होने के कारण ये जो सेल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब अभी देखिए जो मास सेल सेंसिटिविटी शो कर रहा है, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, टू द फॉरेन सब्सटेंस के लिए, दूसरे सब्सटेंस जो बाहर जो सब्सटेंस आता है उस सब्सटेंस के लिए, फॉरेन सब्सटेंस के लिए वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। और उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रीट करना स्टार्ट कर जाते हैं, विच में क्लोज द ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्योल। जिसके कारण अब मान लो इसमें सिक्रीशन बढ़ रहा है, ठीक है, सिक्रीशन बन रहा है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा ये क्या करेगा, इसमें सिक्रीशन भर देगा, जिसके कारण ये इसका जो वॉल है, ये जो म्यूकस है, इसको क्लोज करना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तुम एक बात बताओ कि एक लकड़ी है, उसके उसको ना होल कर दो, उसमें सीटी बजाते हैं ना, जैसे सीटी किस लिए बजता है, कुछ ना कुछ उसमें फिल कर देते हैं, उसके बाद वो जो टकरा के आती है ना उसके कर, तो ये मेनली ड्यूरिंग द, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या साउंड आता है, यहाँ पर में व्हीजिंग साउंड आता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, कफिंग होगा, सांस लेने में क्या होगा, कठिनाइयां आएंगी, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एलर्जेंस के, मतलब बेस्ट वे यही हो सकता है कि एलर्जेंस को, जो फॉरजिन सब्सटेंस है जिसको एलर्जेंस बोलते हैं, उसके दूर रहे, उससे दूर रहे, ठीक है, बेस्ट मेथड यही है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं जो कि इन्फेक्शन को, क्या है, इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स, ठीक है, ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स। या फिर अगर मान लो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इनहेलर यूज करते हैं, ठीक है, इनहेलर, ठीक है, इनहेलर उसको रिलीफ के लिए देते हैं अस्थमेटिक पेशेंट के लिए। दूसरा है एग्जांपल हे फीवर। हे फीवर तुम्हें याद रखो कि अपर रेस्पिरेटरी पैसेज का डिसीज है, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हे फीवर में क्या होता है, आईज में क्या आ जाता है, म्यूकोसा ऑफ आई, इसमें क्या होता है, म्यूकोसा ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि म्यूकोसा ऑफ आई किसके कारण होता है, मतलब म्यूकोसा ऑफ आई में क्या होता है, मतलब हे फीवर में म्यूकोसा ऑफ आई इफेक्ट होता है, स्टेटमेंट टाइप पे पूछा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेटरी हो जाता है, मेनली पॉलन ग्रेन्स के कारण क्या आता है, हे फीवर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन बन सकता है, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज का कौन होता है, हे फीवर, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कौन होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफिलिटिक शॉक। एनाफिलिटिक शॉक मतलब ये एक मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी होता है कि जब एलर्जन, जैसे कि पेनिसिलिन, मान लो पेनिसिलिन आया, ठीक है, ये पेनिसिलिन आया तुम्हारे ब्लड में इंटर कर गया, ठीक है, ये मान लो कोई पेनिसिलिन पेनिसिलिन तुम्हारे ब्लड में इंटर कर गया, ठीक है। अभी ब्लड में इंटर कर गया तो ये क्या करता है, हिस्टामिन को स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट, ये क्या करता है, हिस्टामिन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, हिस्टामिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है मास्ट सेल पे। तो ये किस पे जाके एक्ट करता है, मास्ट सेल पे हिस्टामिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। हिस्टामिन क्या करता है, दिस कॉजेज वैसोडाइलेशन, ठीक है। वैसोडाइलेशन होने के कारण जो परमिएबिलिटी है ब्लड वेसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, जब ये हिस्टामिन क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, अब ये ज्यादा से ज्यादा इसमें सिक्रीशन होता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल से क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड क्या हो जाता है, लीक आउट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा फ्लूइड क्या होता है, लीक आउट हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बढ़ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं एनाफिलिस्टिक शॉक, ठीक है। और ब्लड जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इट मे लीड टू द डेथ। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक्ट किया, हिस्टामिन मास्ट सेल पे एक्ट किया, मास्ट सेल क्या सिक्रीट किया, हिस्टामिन सिक्रीशन किया, जिसके कारण ज्यादा ज्यादा अमाउंट सिक्रीशन हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ,
वैसोडायलेशन होने के कारण जो परमिएबिलिटी होता है वो जो इसका जो परमिएबिलिटी होता है ये सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी इंक्रीज, जिसके कारण जो माल मटेरियल अंदर से वो क्या आ जाएगा बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब ब्लड में वॉल्यूम डिक्रीज होगा जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये एनाफिलिप्टिक शॉक का बहुत डेंजरस कॉज है। ठीक है ना, एलर्जी इज लाइक ए बहुत डेंजरस। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। नाम से पता चलता है कि ऑटो इम्यूनिटी, तुम्हारा इम्यूनिटी तुम पे ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा इम्यूनिटी तुम पे वर्क कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज समझो कि जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग पढ़े थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पे बेस्ड होता है, मेमोरी पे बेस्ड होता है। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी पे बेस्ड होता है, मेमोरी पे बेस्ड होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो हायर वर्टिब्रेट्स में हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, हमारे सेल्फ सेल से। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी से कोई मान लो ये पार्टिकल्स इंटर कर रहा है, तो हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है, इम्यूनिटी का जो सिस्टम बोलते हैं, वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि हाँ ये बाहर का सेल है, इसको किल करना है, ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, इसको किल करना है। ठीक है, तो इसके लिए टू कोलरीज आर आइडेंटिफाइड, जिसके कारण हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला है कि हायर वर्टिब्रेट्स जो होता है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ये एकदम एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिकली, अगर एक्सपेरिमेंटली डील करते हैं, एक्सपेरिमेंटली अगर समझते हैं तो एक्सपेरिमेंटली इम्यूनोलॉजी डील करता है इसको। ठीक है, दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे जेनेटिक या अननोन रीजन के कारण हमारा जो बॉडी होता है वो सेल्फ सेल को अटैक करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक तरह का सेल है, ये बाहर का सेल है। ठीक है, मान लो हमारा बॉडी का सेम सेल ऐसा होता है, ऐसा सेम सेल, तो हमारा बॉडी क्या करता है, इस सेल को अटैक ना करने के लिए इस सेल पे अटैक कर देता है। ठीक है, और इससे क्या आता है, ऑटो इम्यून डिजीज आता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ऐसा फीचर है, ठीक है, कि इस सेल पे अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, किससे सेल अटैक नहीं कर सकता है, मैंने बी सेल्स का टी सेल्स का पूरा फंक्शन बताया है। ठीक है, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन डिजीज है जिसको बोलते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, जो कि बहुत सारे पीपल को अफेक्ट करा है हमारे सोसाइटी में, एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है ये है, और यहाँ से फिक्स है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, तो इसको याद रखो, समझ लो इसको। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। तो अपना एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर सकता है, और वहां पे सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि हमारा बॉडी है या फिर पैथोजन है, हमारे बॉडी का सेल्स है या पैथोजेनिक सेल है। ठीक है, तो उस केस में ये ऑटो इम्यूनिटी कॉज होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करूंगा रिमोटॉइड अर्थराइटिस का पूरे अच्छे से। ठीक है, अभी बात समझो कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एंटीबॉडी एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट, रिसेप्टर के अगेंस्ट ही क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है, जहाँ पे क्या होता था कि एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता था। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन की यहाँ आके बाइंड करता था, तो अब इस रिसेप्टर की, अब रिसेप्टर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अब इस रिसेप्टर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ से जो नर्व कंडक्शन आता था वो नर्व कंडक्शन आगे जो मायोन्यूरल जंक्शन, मतलब नर्व सेल और मसल सेल के बीच में जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, और मसल्स के मूवमेंट को क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मसल का मूवमेंट अगर डिक्रीज हो जाता है तो धीरे धीरे मसल क्या होता है, डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट ये क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, बट ये क्या करता है, ये विटामिन बी 12 का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है,
तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा कि किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया और इसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, इसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो एंटी विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आरबीसी फॉर्मेशन का भी रोल होता है, ठीक है, विटामिन बी 12 का रोल होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दो चीज होगा यहाँ पर, किसके कारण होता है, तो ये एग्जांपल है, याद रखो, ठीक है, परनेसियस एनीमिया में। हाशीमोटो डिजीज में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है, जिसके कारण एंटीबॉडी क्या थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पर में देखने को मिलेगा, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ही कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हाशीमोटो डिजीज थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 1-1 नंबर का, ठीक है। चलो, अब हम लोग मेन चीज बात करते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। देखो, ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस है ना, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ये क्या होता है, किसके कारण होता है, ये मेनली क्या होता है, मेनली ड्यू टू द रिमोटॉइड फैक्टर्स प्रेजेंट होता है, एक तरह का रिमोटॉइड फैक्टर्स आईजीएम एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिमोटॉइड फैक्टर्स, ठीक है। इसका मेन जो सिम्टम आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, हमारे ज्वाइंट में, ठीक है। तो हमारे ज्वाइंट देखो कि जैसे कि ये एक बोन है, ठीक है, और ये एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है। अब बोन के बाहर तुम्हें पता है आर्टिकुलेशन कैप्सूल होता है, ठीक है, ये आर्टिकुलेशन कैप्सूल है जो इसको बाइंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छे से समझो थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। उसके अंदर में आर्टिकुलेशन कैप्सूल के अंदर में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तुमने साइनोवियल जॉइंट पढ़ा होगा ना, तो ये स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है। और ये जो सरफेस है, एक और यहाँ पर में सरफेस होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, ये होता है थोड़ा आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है, पढ़े हो ना टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हाइलाइन कार्टिलेज ये होता है। चलो, अब देखो, अब इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बना होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब तुम लोग इसको लेवल कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मैं बस समझा रहा हूँ अभी। तो देखो कि यहाँ पर क्या होता है, इसका मेन प्राइमरी सिम्टम क्या है, कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। अब जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है, साइनोवियल का फ्लूइड का सिक्रीशन क्या होता है, और ज्यादा टाइम तक ऐसे मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन होता है, तो इसको अगर, तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है इसका सिक्रीशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका सिक्रीशन इंक्रीज होगा, जिससे कारण क्या होगा, अब इस पे क्या लगाएगा, ये इस पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इस पे ये प्रेशर लगाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा और क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण हमारे साइनो जॉइंट में पेन देखने को मिलेगा, फील होगा, ठीक है। अब जब पेन स्क्रीट देखने को मिलता है, तो अब क्या करता है, धीरे धीरे ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक तरह का एबनॉर्मल ग्रेनुअल्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेनस, क्या बोलते हैं जिसको, पेनस, ठीक है। तो इस पेन के कारण क्या हो जाता है, पैनस का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो पैनस का सिक्रीशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, तो अब ये पैनस लाइक थोड़ा सा जो हार्ड टाइप का सब्सटेंस होता है पैनस, तो ये क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा, हाइलाइन कार्टिलेज पे जाएगा और हाइलाइन कार्टिलेज को धीरे धीरे क्या करेगा, इरोजन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इरोड करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, जो बोन से फाइब्रस टिश्यू जो होता है, वो क्या होता है, अब इसको इरोड कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ का जो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ये जो होता है ना फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, टोटली हार्ड होता है, तो ये आपस में टकराएगा, फ्रिक्शन करेगा और ज्वाइंट क्या करेगा, इमूवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ज्वाइंट इमूवेबल हो सकता है, तो यहाँ पर में क्या हो सकता है,
इमूवेबल इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, इमूवेबल ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई किस तरह से होता है। तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, जो चीज मैंने समझाया है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको एट इज नोट डाउन कर सकते हैं और ये डायग्राम बना लेना और उसको लेवलिंग कर लेना, ठीक है। उसके नीचे मैं जो जितना बताया उसके अकॉर्डिंग लेवलिंग कर लेना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा ऑटो इम्यूनिटी का केस, ठीक है। तो देखो ऑटो इम्यूनिटी में क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं कि पेन एंड इन्फ्लामेशन को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट से, और फिजियो ज्वाइंट थेरेपी रिप्लेसमेंट, तो ज्वाइंट को रिमूव करके दूसरे ज्वाइंट, उसमें ज्वाइंट थेरेपी रिप्लेसमेंट थ्योरी हम लोग सर्जरी कर सकते हैं उसको, ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में। चलो नेक्स्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, पेनस क्या होता है, पेनस, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पेनस, ये पेनस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ठीक है। और कौन सा रिमोटॉइड फैक्टर के कारण होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजीएम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट है आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब तुम बताओ इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, अब क्या होता है, बीटा सेल्स है पेंक्रियाज का, वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन के अगेंस्ट, बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण इंसुलिन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होने का सेम केस है। इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा तो जो ग्लूकागोन है वो ज्यादा, ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा और जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा तो यूरिन से ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्फिया। अब ग्लूकोज ज्यादा रिलीज हो रहा है, ज्यादा लॉस ऑफ वाटर भी हो जाएगा, तो इसके कारण एक्सेसिव थ्रस्ट, वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा, पॉलीफेगिया मतलब ज्यादा से ज्यादा फूड को इंटेक्ट करेगा, ठीक है, इंटेक्ट करेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तुम्हें याद रखना है कि बीटा सेल्स के अगेंस्ट ये हो जाता है और इसका सिम्टम्स क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। सोचो याद क्या रटना क्या है इसमें भाई, इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाएगा, इंसुलिन का डिफिशियंसी होने के बाद ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्स अगेंस्ट द माइलिन शीथ ऑफ द नर्व सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसके कारण माइलिन शीथ का जो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग डिजीज पढ़ते हैं ना, ये डिजीज हमारा अभी जो पैटर्न है ना, ऐसा पैटर्न बना सकता है, ठीक है, नीट 2024 या 2025 या 2026 में कभी भी, तो ऐसा पैटर्न बना सकता है कि हाँ एक 10 साल का पेशेंट है या फिर 15-20 साल का पेशेंट है, उसको क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन है, जिसके कारण उसका माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मान लो पैरालिसिस हो गया, ठीक है, जिससे माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें से कौन सा डिजीज उसको हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आने के लिए हमें ये चीज जानना जरूरी है कि माइलिन, डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा कि हाँ भाई माइलिन शीथ में कौन सा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये सब थोड़ी पूछता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें कि हाँ, जो 50 साल का पेशेंट है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लाइकोसूरिया है, पॉलीयूरिया है, तो दिमाग जाना चाहिए कि हाँ डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज मेलाइटस है, अगर उसको क्या बोलना है कि इंसुलिन का डिफिशियंसी है, इंसुलिन का डिफिशियंसी कब हुआ होगा, बीटा सेल्स का अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया होगा, जिसके कारण बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीशन नहीं कर रहा होगा, तो ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आता है, ठीक है। चलो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है अगर सीवियर केस में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून इम्यूनो डिफिशियंसी। अब इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का जो वर्क होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, या तो म्यूटेशन होगा, ठीक है, या तो म्यूटेशन होगा या फॉर्मेशन उसका कम हो जाएगा। तो उसमें दो डिजीज याद करो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी और एड्स, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें जीन का म्यूटेशन होता है, किसके म्यूटेशन होता है, जिसके कारण जीन म्यूटेशन होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज का डिफिशियंसी होता है, यह क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज क्या फॉर्मेशन करता है, ये मैचुरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स के लिए इन्वॉल्व, मतलब रीजन होता है, ठीक है, ये करता है मैचुरेशन, जिसके कारण एट अर्ली एज में इसका क्या करते हैं हम लोग, अर्ली एज में ये अफेक्शन
अफेक्टेड देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका है जीन थेरेपी, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये एड्स तो पूरा इसको चैप्टर ही पढ़ेंगे, पूरा एक लेक्चर में हम लोग पूरा एक वीडियो में पूरा एड्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स का काउंट यहाँ पर में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 900, तो नॉर्मली अगर एड्स होता है तो वहां पर में 200 मिली पर एम क्यूब यहाँ पर में टी हेल्पर सेल्स का होता है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। ठीक है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में हम लोग एलर्जी देखा, ऑटो इम्यूनिटी देखा और डिसऑर्डर देखा। मैंने देखा कि मैंने बताया पूरा चीज कि हाँ कैसे उसको क्वेश्चन आते हैं, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डिटेल में बता रहा हूँ, आई एग्री। लेकिन ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कहीं ना कहीं करके। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया, उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू कैन डू। ओके, सो लेट्स समराइज आवर टॉपिक एलर्जी। एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी में क्या क्या आया था, जल्दी जल्दी बोलो, सोचो। ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी और इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या आया था? एलर्जी, एलर्जी में सबसे पहले एक एलर्जेंस याद करो, कौन सा एंटीबॉडी होता है, क्या सीक्रेट होता है, हिस्टामिन, ये सब सारा चीज हमें इस सब में देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं? चलो, इसका एग्जाम्पल याद रखो, सबका एग्जाम्पल एटलीस्ट याद ही रखो कि हाँ एलर्जी का कौन सा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, है फीवर एंड एनाफिलिप्टिक शॉक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, ऑटो इम्यूनिटी था। ऑटो इम्यूनिटी में क्या था, मेमोरी। सबसे पहले हमने बताया कि हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाया जाता है। अगर ये लॉस होता है तो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज देखने को मिलता है। मेन जो था रिमोटॉयड आर्थराइटिस के बारे में हम लोग डिस्कस किया। याद रखो कि हाँ इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर इसमें से कौन है और एलर्जी कौन है। तो एलर्जी ऑटो इम्यूनिटी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उसको याद रखो, दिमाग में फिट करके रखो। ठीक है, चलो, तो मैंने 6 बताया है ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के बारे में, और एक बता और 3 बताया है शायद, हाँ 3 बताया है मैंने, कितने, एलर्जीज के बारे में। ठीक है, और बाकी ये सब तो छोटा छोटा है। ठीक है, चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।